बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत आयन अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। उसमें अपन ने निष्क्रिय अवशोषण के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज अपन देखेंगे सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण उपापचयी ऊर्जा के उपयोग में से सांद्रता प्रवणता के विपरीत आयनों का अवशोषण तथा संचयन सक्रिय अवशोषण कहलाता है। ये सामान्यतः देखा गया है कि पादप कोशिकाएं अपने बाह्य विलयन में उपस्थित खनिज लवणों की तुलना में काफ़ी अधिक आयनों का संचयन करती हैं। उदाहरण नाइटेला, वेलोनिया आदि अनेक पौधों में पोटेशियम तथा कुछ अन्य आयनों का संचयन बाहर के माध्यम में उपस्थित आयनों से कई गुना अधिक, पोटेशियम 1000 गुना तथा फॉस्फेट 100 गुना अधिक होता है। इस प्रकार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों का कोशिकाओं में प्रवेश तथा उच्च सांद्रता पर संचित रखने के लिए उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए पादप आयनों का अवशोषण निष्क्रिय विधि से न करके सक्रिय विधि से करते हैं। निम्न तथ्य पौधों में सक्रिय अवशोषण को प्रमाणित करते हैं। प्रथम, खनिज तत्वों के अवशोषण की दर निष्क्रिय अवशोषण की दर से बहुत अधिक होती है। दूसरा, विसरित होने वाले लवणों की सांद्रता पादप कोशिकाओं में बाह्य वातावरण की तुलना में अधिक होती है, इसलिए सक्रिय अवशोषण ही संभव है। लवणों के अवशोषण की दर तथा मात्रा का ऊर्जा के व्यय से सीधा संबंध होता है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। नेक्स्ट, श्वसन रोधी यौगिकों की उपस्थिति में लवणों का अवशोषण कम हो जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन न्यूनता में अवशोषण कम हो जाता है। पांचवा, नेक्स्ट पॉइंट, पादप को जल से लवणों के विलयन में स्थानांतरित करने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। इस प्रकार लवणों के अवशोषण व श्वसन में सीधा संबंध है। अन्य जैविक क्रियाओं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के समान तापमान वृद्धि के साथ आयन अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। खनिज अवशोषण के द्वारा खनिज तत्वों के अवशोषण की अनेक परिकल्पनाएं दी गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। पहली, वाहक परिकल्पना। दूसरी, फॉस्फोलिपिड परिकल्पना। तीसरी, साइटोक्रोम पंप परिकल्पना। और चौथी, वैद्युत रासायनिक प्रवणता परिकल्पना। सर्वप्रथम हम वाहक संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कोशिका कला के बाहर का भाग बाह्य दिक् स्थान आउटर स्पेस है तथा भीतरी स्थान साइटोप्लाज्म को आंतरिक दिक् स्थान कहते हैं, इनर स्पेस कहते हैं। प्लाज्मा कला मुक्त आयनों के लिए अपारगम्य होती है तथा आयनों को बाह्य दिक् स्थान से भीतरी दिक् स्थान में स्थानांतरित करने के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है, जो प्लाज्मा कला अथवा कोशिका कला में उपस्थित होते हैं। वाहक संकल्पना को सर्वप्रथम वेडेनहॉर्नेट ने 1936 में प्रस्तावित किया था। इनके अनुसार वाहक विशिष्ट कार्बनिक अणु होता है, जो आयनों को कला में से परिवहन कर कोशिका के भीतर मुक्त करने का कार्य करता है। वाहक प्रोटीन प्रकृति के अणु होते हैं, जो बाह्यदिक स्थान के आयन से संयुक्त होकर आयन वाहक सम्मिश्रण आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यह सम्मिश्रण अपारगम्य क्षेत्र को पार करके आयन को भीतरी दिक् स्थान पर मुक्त कर देता है। जैसा कि इसमें चित्र में दिख रहा है अपने को, चित्र में आपको कि इसके अंदर के आयन कैरियर एक्स के है, के जो है बाहर से अंदर आ रहा है और ये आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स है और एक्स के बनाता है। रिलीज हो कैटायन के रूप में ये बाहर निकल जाता है। यह सम्मिश्रण अपारगम्य क्षेत्र को पार करके आयन को भीतरी दिक् स्थान से मुक्त कर देता है तथा दूसरे आयन से संयुक्त होने के लिए बाह्य दिक् स्थान की ओर गमन करता है। आयन वाहक सम्मिश्रण केवल बाहर से भीतर की ओर ही गमन करता है तथा आयनों में से केवल प्लाज्मा कला की बाह्य सतह पर संयोजित होता है, जिसके फलस्वरूप आयन केवल भीतरी दिक् स्थान में ही संग्रहित होते रहते हैं। विशिष्ट आयन अथवा आयन समूह के लिए एक विशिष्ट वाहक उपस्थित होता है। वाहक द्वारा आयनों के स्थानांतरण के द्वारा ऊर्जा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग होता है। एटीपी की उपस्थिति में वाहक का संकरण होता है, अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप यह आयनों के साथ आयन वाहक सम्मिश्रण बनाता है। जैसे चित्र में दिख रहा है, वाहक जो है एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय या एक्टिवेटेड कैरियर का निर्माण करता है। फिर ये सक्रिय वाहक आयन से मिलकर आयन वाहक सम्मिश्रण का निर्माण करते हैं।
आयन वाहक सम्मिश्रण विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में ये वापस से वाहक और आयन में पृथक हो जाते हैं। आयन वाहक सम्मिश्रण कोशिका के भीतरी सतह पर पहुंचकर विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर आयन को मुक्त कर देता है, जिससे इसमें संरचनात्मक परिवर्तन आता है। इस अवस्था में वाहक निष्क्रिय होता है तथा बाह्य सतह पर स्थानांतरित होकर एटीपी की उपस्थिति में पुनः सक्रिय होकर दूसरे आयन से संयुक्त होकर आयन वाहक सम्मिश्रण बनाता है, जैसे कि अपन इस इक्वेशंस के अंदर अपने को दिखाई दे रहा है। इस संकल्पना की पुष्टि के लिए निम्न प्रमाण दिए गए हैं। पहला है आइसोटॉपिक विनिमय। वाहक परिकल्पना के अनुसार आयनों का परिवहन वाहक द्वारा केवल बाहर से भीतर की ओर होता है, अर्थात अवशोषित आयन बाहर की ओर विसरित नहीं होते हैं। आइसोटोप के प्रयोग से लेगेट तथा एप्स्टिन 1956 ने यह प्रमाणित किया कि कोशिका के आंतरिक क्षेत्र में अवशोषित आयन बाह्य विलयन के आयनों से अविनियमित रहते हैं, क्योंकि आयन वाहक के बिना अपारगम्य क्षेत्र कोशिका कला को पार नहीं कर सकते तथा वाहक आंतरिक क्षेत्र की आयनों से संयोजित होकर आयन वाहक सम्मिश्रण नहीं बनाते हैं। इसलिए आयनों में विसरण की दिशा केवल बाहर से भीतर की ओर होती है। दूसरा प्रमाण संतृप्तित प्रभाव या सैचुरेशन इफेक्ट। यह देखा गया है कि माध्यम में आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर आयनों के अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है तथा यह अवशोषण दर में वृद्धि एक नियमित स्तर तक बढ़ने के बाद स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में बाह्य विलयन की सांद्रता बढ़ाने से अवशोषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि सभी वाहकों की सक्रिय स्थल आयनों द्वारा संतृप्त हो चुकी है, अर्थात सभी वाहक आयन वाहक सम्मिश्रण निर्माण में व्यस्त होते हैं। इस प्रकार वाहकों की संख्या भी अवशोषण दर पर निर्धारित करती है तथा अधिकतम आयन अवशोषण दर वाहकों की संख्या के समानुपाती होती है। इसके पश्चात बाह्य विलयन की सांद्रता का अवशोषण दर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी। विभिन्न आयनों का अवशोषण भिन्न भिन्न मात्रा में तथा भिन्न भिन्न दरों से होता है। यह तथ्य इस बात को प्रमाणित करता है कि विभिन्न आयनों का वहन विशिष्ट वाहकों द्वारा होता है। वाहकों की विशिष्टता ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एंजाइमों की विशिष्टता पाई जाती है। एंजाइमों की तरह वाहक भी अधस्तर आयन का चयन करता है, उसे अपने सक्रिय स्थल से बांध लेता है। चौथा स्पर्धा प्रभाव या कंपटीशन इफेक्ट। एक ही प्रकार के आयनों का परिवहन कई बार एक ही वाहक द्वारा होता है, इसलिए ये आयन अवशोषण दर में स्पर्धा प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण, बाह्य विलयन में यदि क्लोराइड आयन तथा ब्रोमीन आयन दोनों उपस्थित हो तो क्लोराइड आयनों की अवशोषण दर कम होती है, जबकि बाह्य विलयन में यदि केवल क्लोराइड आयन हो तो अवशोषण दर अधिक होती है। ये माना जाता है कि क्लोराइड तथा ब्रोमाइड आयन एक ही वाहक के लिए स्पर्धा करते हैं। इस प्रकार पोटेशियम, सीजियम तथा रुबिडियम आदि का अवशोषण एक ही प्रकार के वाहक द्वारा होता है। बाह्य विलयन में पोटेशियम तथा रुबिडियम की सांद्रता बढ़ाने से सीजियम का अवशोषण कम हो जाता है।